कल्पना कीजिए, नहीं ऐसे सोचिए कि आज से हजारों साल पहले महाराष्ट्र के उन सूखे और खुले मैदानों में विशालकाय शुतुरमुर्ग दौड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल वही शुतुरमुर्ग जो आज हमें अफ्रीकी सवाना में देखने को मिलते हैं। मतलब सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है ना। हाँ, लगता तो है, पर सच कहूं तो ये हमारे अपने इतिहास का एकदम ठोस और प्रामाणिक सच है। वही तो। क्योंकि जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साफ सा ब्लूप्रिंट आता है, जैसे राजा महाराजा, उनके बड़े बड़े युद्ध और महल। जो कि बहुत हाल की बातें हैं। हाँ, लेकिन जब हम मानव इतिहास की उस बेहद पुरानी और धुंधली सी दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो वो पूरा ब्लूप्रिंट एकदम बिखर जाता है। हमारे पास बचते हैं तो बस कुछ टूटे हुए पत्थर, जमीन में गड़े हुए कुछ रहस्यमय कंकाल। बिल्कुल, और ऐसे सुराग जो सच में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन यही है कि हम एकदम डिटेल से, बताओ हिंदी में वाले तरीके से समझें कि कैसे एक घुमंतू इंसान जो पूरी तरह से जंगलों के भरोसे था, जानवरों के पीछे भागने वाला इंसान, हाँ, वो आखिर एक ऐसी प्रजाति कैसे बन गई जिसने इस जमीन को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया, बस्तियां बसाई और खेती शुरू की। और यही बिखरे हुए सुराग इस चर्चा को इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं, क्योंकि आज का हमारा फोकस पूरी तरह से उन डिटेल्स पर होगा। सही कहा, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीती हुई बातों को किसी गोदाम में सजाकर रखने का नाम तो है नहीं। ये मतलब एक प्रासंगिक अतीत का अध्ययन है, रेलेवेंट पास्ट। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, प्रासंगिक अतीत। अगर हम इसे यूनानी दार्शनिक और इतिहास के जनक हेरोडोटस की नजर से देखें ना, तो बात और साफ हो जाती है। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? देखिए, अपनी किताब हिस्टोरीज में उन्होंने एक बहुत गहरी बात स्थापित की थी। उनका कहना था कि दुनिया में हर सेकंड करोड़ों घटनाएं घट रही हैं। बिल्कुल। लेकिन हर घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं होती। इतिहास केवल उन घटनाओं को चुनता है जिनका कोई लंबा प्रभाव होता है, यानी एक रिपल इफेक्ट। ओ, समझ गई। मतलब हम केवल उसी अतीत को खंगालते हैं जिसने आज के समाज या हमारी सभ्यता की नींव रखी हो। ठीक कहा। जो घटना आगे के विकास का कारण नहीं बनी ना, वो बस समय के साथ गायब हो गई। लेकिन हेरोडोटस की इस बात से एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। हम इस प्रासंगिक अतीत को नापते कैसे हैं? मतलब अगर हम समय की इस विशाल रेखा को एक बहुत बड़े हाईवे की तरह देखें, जहां जीरो यानी ईसा मसीह का जन्म एक बड़ा माइलस्टोन है, और उस माइलस्टोन के पीछे का रास्ता और आगे का रास्ता अलग अलग गिना जाता है, जैसे जीरो से पहले बीसी और बाद में एडी। तो क्या समय को नापने का ये तरीका पूरी दुनिया के लिए सही है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, बीसी और एडी का जो सिस्टम था, वो मूल रूप से ईसाई धर्म की मान्यताओं पर आधारित था, क्योंकि तब चर्च का दबदबा था यूरोप में। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे इतिहास का अध्ययन ग्लोबल हुआ, इतिहासकारों ने महसूस किया कि पूरी दुनिया के अतीत को किसी एक धर्म के चश्मे से देखना वैज्ञानिक नहीं है। सही बात है। इसीलिए अब एक नई और धर्मनिरपेक्ष शब्दावली का उपयोग होता है, यानी बीसीई बिफोर कॉमन एरा और सीई कॉमन एरा। एक मिनट, मुझे यहाँ आपको थोड़ा रोकना होगा। जी। आप कह रहे हैं कि यह नया तरीका धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव नहीं है? मेरा मतलब है सिर्फ नाम बदलना। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? क्योंकि आखिर वो जो कॉमन एरा का शुरुआती बिंदु है, वो जीरो तो अभी भी ईसा मसीह के जन्म के आसपास ही टिका हुआ है ना। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक कैसे हुआ? अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, धुरी अभी भी वही है। वही तो। दरअसल यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये एक तरह का व्यवहारिक समझौता है, प्रैक्टिकल कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, वो कैसे? देखिए, चूंकि पूरी दुनिया कई सदियों से इस ग्रेगोरियन कैलेंडर के ढांचे की अभ्यस्त हो चुकी थी ना, तो अचानक से वो जीरो की जगह बदलना एकदम असंभव था। हाँ, मतलब पूरी दुनिया के रिकॉर्ड्स में अफरा तफरी मच जाती। बिल्कुल। इसलिए गणितीय ढांचे को वही रखा गया, बस उसे देखने का नजरिया और नामकरण बदल दिया गया, ताकि वो किसी धार्मिक मान्यता की जगह एक सार्वभौमिक समय रेखा बन सके। मतलब नाम और समय के पैमाने भी तो अंततः इंसानी नजरिए से ही तय होते हैं ना। नजरिए की इस बात ने मुझे एक और दिलचस्प दिशा में सोचने पे मजबूर कर दिया है। वो क्या? जिस जमीन का हम इतिहास पढ़ रहे हैं, उसकी पहचान और उसका नाम भी तो अलग अलग लोगों के नजरिए से ही तय हुआ है, जैसे भारत और इंडिया। बिल्कुल। ये सिर्फ दो शब्द नहीं है,
ये दो अलग-अलग ऐतिहासिक यात्राएं हैं। एकदम सही। अगर हम भारत नाम की जड़ों को गहराई से खंगालें तो हमें इसके 3 अलग-अलग और बहुत गहरे स्रोत मिलते हैं। जी, मैंने पढ़ा था कि पहला स्रोत ऋग्वेद से आता है। हाँ, ऋग्वेद, जहां भरत नाम के एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली कबीले का जिक्र है। ये कबीला इतना ताकतवर था कि उसने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान इस पूरी जमीन पर छोड़ दी। और दूसरा संदर्भ तो पौराणिक है ना? राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रतापी पुत्र का नाम भरत था। सही कहा। और जो तीसरा संदर्भ है, वो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है, जो जैन धर्म से जुड़ा है। हाँ, जैन परंपरा के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था, जो बाद में एक चक्रवर्ती सम्राट बने। और उन्हीं के नाम पर इस भूमि को भारतवर्ष कहा गया। बिल्कुल। तो ये तीनों अलग अलग स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे अलग अलग कालखंडों ने इस एक भौगोलिक क्षेत्र पर अपनी पहचान स्थापित करने की कोशिश की। और अगर हम इंडिया नाम की बात करें तो वो तो एक पूरी तरह से भौगोलिक पहचान थी जो बाहर से आई थी। हाँ, यूनानियों यानी ग्रीक्स के जरिए। जब वो उत्तर पश्चिम से आए तो उनके लिए सबसे बड़ी पहचान थी सिंधु नदी, जिसे उन्होंने अपनी भाषा में इंडस या इंदोस कहा। और जो लोग इस नदी के पार रहते थे उनकी जमीन बन गई इंडिया। और फिर जब मध्यकाल में फारसी और अरबी लोग आए, उन्होंने स का उच्चारण ह की तरह किया। बिल्कुल, और सिंधु बन गई हिंदू। एक फारसी इतिहासकार थे मिन्हाज सिराज। उन्होंने 13वीं सदी में पहली बार लिखित रूप में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, एक बड़े राजनीतिक भूभाग के लिए। तो मतलब नाम चाहे जो भी हो, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको देख कौन रहा है, अंदर के लोग या सीमा पार से आने वाले लोग। एकदम सही निष्कर्ष है ये। तो ये तो बात हो गई समय और जगह को परिभाषित करने की। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हमेशा दिमाग में आता है। कौन सा सवाल? यही कि आज से 50,000 या लाख साल पहले क्या हो रहा था, यह हमें बताता कौन है? तब तो कोई भाषा, कोई लिपि, कोई दस्तावेज थे ही नहीं। हाँ, ये बहुत बुनियादी सवाल है। देखिए, इतिहास को जानने के मुख्य रूप से 2 ही स्रोत होते हैं। पहला है लिखित साक्ष्य, रिटन सोर्सेज, जैसे वेव या कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हाँ, या प्राचीन यात्रियों के यात्रा वृत्तांत। लेकिन लिखित साक्ष्यों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या? वे अक्सर समाज के इलीट वर्ग, राजाओं या पुजारियों द्वारा लिखे जाते हैं। उनमें आम आदमी की कहानी बहुत कम होती है। ओह हाँ, वो तो अपने हिसाब से इतिहास लिखेंगे ना। बिल्कुल। और यहीं पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत काम आता है, पुरातात्विक साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जमीन के नीचे दबी चीजें। हाँ, मिट्टी के बर्तन, जानवरों की हड्डियां, औजार, राख और कब्रें। ये साक्ष्य कभी झूठ नहीं बोलते। ये सीधे तौर पर बताते हैं कि आम इंसान कैसे जी रहा था। और मुझे याद है इसी आधार पर डेनमार्क के पुरातत्वविद क्रिश्चियन थॉमसन ने एक बहुत ही लॉजिकल वर्गीकरण दिया था। हाँ, त्रियुग वर्गीकरण, 3 एज सिस्टम। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि इंसान की प्रगति सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि वो किस चीज से अपने औजार बना रहा है। सही। तो उन्होंने इसे 3 युगों में बांट दिया। पाषाण काल, यानी जब सब कुछ पत्थर का था। फिर कांस्य युग, जब इंसान ने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। और फिर लौह युग। और अगर हम साक्ष्यों के आधार पर बात करें, है ना, तो हम इतिहास को 3 अलग-अलग हिस्सों में रखते हैं: प्रागैतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। हाँ, प्रागैतिहासिक काल वो है जहां कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, इंसान बस पत्थर से संघर्ष कर रहा था। जैसे पाषाण काल। बिल्कुल। और ऐतिहासिक काल वो है जहां हमारे पास किताबें और शिलालेख हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा वो है जो इन दोनों के बीच में आता है, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। पता है, इसको समझाने के लिए मैं हमेशा एक एनालॉजी का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, बताइए। मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी पुरानी संदूक से हमें एक बहुत ही एडवांस्ड पासवर्ड प्रोटेक्टेड स्मार्टफोन मिल जाए। हाँ, अच्छा। मतलब हम उस फोन की स्क्रीन देख रहे हैं, हमें पता है कि उसके अंदर बहुत सारा डेटा है, तस्वीरें हैं, कुछ फोल्डर है, लेकिन हम उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पासवर्ड नहीं है। बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल ऐसी है। हमारे पास उनकी मोहरें हैं, उन पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम आज तक उस पासवर्ड को क्रैक नहीं कर पाए हैं, उनकी लिपि को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। वाह, ये एनालॉजी स्थिति को एकदम सटीक रूप से समझाती है।
हम उनके घरों के नक्शे देख सकते हैं, नालियां देख सकते हैं, पर ये नहीं जानते कि वे अपने देवताओं को क्या पुकारते थे। बिल्कुल। और भारत में इस आर्म्सवर्थ को खोजने की, या कहें इस जमीन में दबे अतीत को वैज्ञानिक तरीके से खोजना शुरू करने का श्रेय जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1861 में। हाँ, कनिंघम वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की और अतीत को सिर्फ कहानियों की बजाय साक्ष्यों के आधार पर खोजना शुरू किया। तो अब जब हमारे पास वो फ्रेमवर्क आ गया है कि इतिहास को पढ़ना कैसे है, तो चलिए उस इंसान को खोजते हैं जिसने ये सब शुरू किया है। चलिए। अगर हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को याद करें तो सिद्धांत बहुत साफ है। प्रकृति में वही टिकता है जो लगातार बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। अडेप्टेशन। हाँ, और भारत में इस अडेप्टेशन का सबसे पहला और ठोस सबूत हमें कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के हथनौरा में, नर्मदा घाटी में। बिल्कुल। और हथनौरा की वो खोजना भारतीय पुरातत्व के लिए एक भूकंप जैसी थी। डॉक्टर अरुण सोनकिया ने की थी ना? 1982 में। हाँ, वहां एक खोपड़ी का हिस्सा मिला और जब उसकी जांच हुई तो पता चला कि ये होमो सेपियंस यानी हमारी प्रजाति का नहीं था, ये होमो इरेक्टिस था। ओहो। इसे नर्मदा मानव का नाम दिया गया। इसका सीधा मतलब था कि आज से लाखों साल पहले भारत की जमीन पर इंसानों की कोई और प्रजाति भी घूम रही थी, जो सीधे खड़ी होकर चल सकती थी। बिल्कुल। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं मानव इतिहास के सबसे लंबे, सबसे मुश्किल और सबसे ठंडे दौर में। पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। हाँ, जो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक चला। ये प्लिस्टोसीन युग था। अब इस युग के बारे में हम जानते हैं कि ये हिम युग था, आइस एज। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी थी। वही तो मुझे आप ये समझाइए कि जब चारों तरफ बर्फीली हवाएं चल रही थीं, बड़े बड़े और खतरनाक जानवर घूम रहे थे, तो एक कमजोर सा दिखने वाला इंसान बचा कैसे? उसके पास तो शिकार के लिए कोई फैंसी हथियार भी नहीं थे। देखिए, वो बचा रहा अपनी दिमाग और पत्थर के तालमेल से। उस समय का इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वो केवल एक उपभोक्ता था, कंज्यूमर। मतलब वो कुछ उगाता नहीं था। बिल्कुल नहीं, बस आखेटक और खाद्य संग्राहक था, हंटर गैदरर, जो मिलता था इकट्ठा करता था या शिकार करता था। लेकिन उसका सबसे बड़ा आविष्कार था पत्थर का औजार। आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट याद है? हाँ, जिन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। बिल्कुल। उन्होंने पल्लावरम, जो कि मद्रास में है, वहां से पहला हस्त कुठार खोजा था, हैंड एक्स। अच्छा। अब आप सोचिए, ये हस्त कुठार कोई साधारण पत्थर नहीं था। एक गोल पत्थर को तोड़कर उसे हथियार का रूप देने के लिए एक बहुत ही जटिल मानसिक प्रक्रिया की जरूरत होती है। हाँ, मतलब इंसान को उस बिना आकार के पत्थर के अंदर एक धारदार कुल्हाड़ी की कल्पना करनी पड़ी होगी। बिल्कुल। ये उसकी संज्ञानात्मक क्षमता यानी कॉग्निटिव एबिलिटी का एक बहुत बड़ा सबूत है। सोहन घाटी और बेलन घाटी जैसे स्थानों पर नदियां ही इन शुरुआती इंसानों का घर थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि सर्वाइवल सिर्फ ताकत का खेल नहीं था, वो कल्पना का भी खेल था, इमेजिनेशन। हाँ, एकदम सही। और कल्पना की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाओं को हम कैसे भूल सकते हैं? डॉक्टर वाकणकर द्वारा खोजी गई दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी, रॉक पेंटिंग्स। हाँ, मतलब जब इंसान के पास खाने की कोई गारंटी नहीं थी, हर दिन मौत का खतरा था, तब भी वो गुफाओं की दीवारों पर शिकार के चित्र बना रहा था। क्यों? क्या ये किसी तरह का अनुष्ठान था या बस अपने होने का सबूत छोड़ने की एक जिद? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो शायद दोनों बातें थी। चित्रकारी करना ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों से ऊपर उठकर अमूर्त सोच की तरफ बढ़ रहा था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो अपने अनुभवों को दर्ज कर रहा था। हाँ, और इन अनुभवों के बीच हमें मौसम के कुछ बहुत ही अजीब खेल भी देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, महाराष्ट्र के पाटने में हमें शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले। हाँ, और भारत में शुतुरमुर्ग। वही तो। शुतुरमुर्ग तो एक ऐसा पक्षी है जिसे शुष्क और खुले सवाना जैसे माहौल की जरूरत होती है। अगर उसके अंडे महाराष्ट्र में मिल रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि उस समय का पर्यावरण आज के मानसून वाले महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग था। लेकिन प्रकृति का ये मिजाज हमेशा एक सा तो रहता नहीं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत बड़ा बदलाव आया जी। बर्फ पिघलने लगी, हिमयुग समाप्त हुआ और मौसम गर्म होने लगा। मौसम बदला तो घास उगी, और घास उगी तो जानवर बदले। हाँ, और जानवरों के बदलने से इंसान की पूरी जीवन शैली बदल गई। एकदम सही। जब मौसम गर्म हुआ तो घास के मैदान उगने लगे और उन्हें खाने वाले छोटे
तेज भागने वाले शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, खरगोश वो तेजी से बढ़ने लगे। अब आप एक बड़े, भारी और भद्दे पत्थर से किसी तेज भागते हिरण का शिकार तो नहीं कर सकते ना? बिल्कुल नहीं। इंसान को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी होगी। बिल्कुल। और इसी बदलाव ने जन्म दिया मध्य पाषाण काल को, मीजोलिथिक एज। और मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी तकनीकी छलांग थी माइक्रोलिथ्स, सूक्ष्म उपकरण। हाँ, इंसान ने समझ लिया कि हथियार का बड़ा होना जरूरी नहीं है, उसका नुकीला और सटीक होना जरूरी है। उसने छोटे पत्थरों को लकड़ी या हड्डी में फंसाकर तीर और भाले बनाना शुरू किया। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए इस काल का सबसे बड़ा माइंड ब्लोइंग बदलाव हथियार नहीं था, वो कुछ और था जिसने इंसान का प्रकृति के साथ रिश्ता ही बदल दिया। आप पशुपालन की बात कर रही हैं ना? एनिमल हस्बेंड्री। हाँ, पशुपालन की शुरुआत। और इंसान का पहला पालतू जानवर बना कुत्ता। ये बहुत दिलचस्प है। भेड़ियों की एक प्रजाति ने धीरे धीरे इंसान के कैंप के आसपास आना शुरू किया। जो आक्रामक थे उन्हें इंसानों ने मार दिया, और जो दोस्ताना थे उन्हें बचावा खाना मिला। एक तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बिल्कुल। बदले में कुत्तों ने कैंप की रखवाली की और शिकार में मदद की। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर में हमें इसके प्रमुख स्थल मिलते हैं। और इसी दौर की एक और खोज बहुत हैरान करती है मुझे, उत्तर प्रदेश का दमदमा। हाँ, दमदमा की कब्रें हैं। वहां एक साथ कई लोगों को दफनाया गया है। कुछ कब्रों में जोड़े हैं और एक में तो 3 कंकाल एक साथ हैं। ये क्या था? मतलब कोई बीमारी थी, युद्ध था या रीति रिवाज? देखिए, इस पर बहस आज भी जारी है, लेकिन एक बात तय है कि इंसान अब मृत्यु को सिर्फ एक बायोलॉजिकल घटना नहीं मान रहा था। वो मृत्यु के बाद के जीवन पर सोचने लगा था। हाँ, वो अनुष्ठान कर रहा था। और ये सामाजिक जटिलता अपने चरम पर तब पहुंची जब हम नव पाषाण काल में आते हैं। नियोलिथिक एज। बिल्कुल। जिसे गार्डन चाइल्ड ने एक क्रांति कहा था। बिल्कुल। और तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? इसे क्रांति कहना क्यों जायज है? क्योंकि यहीं से इंसान उपभोक्ता से उत्पादक बन गया था। उसने कृषि शुरू की और आग का उपयोग सीखा। मतलब अब उसे खाने के पीछे भागने की जरूरत नहीं थी, वो खेती कर सकता था। हाँ, और जब आप खेत बोते हैं तो आप उसे छोड़कर जा नहीं सकते, आपको रखवाली करनी पड़ती है। तो खेती ने इंसान को खाना बदोश से घर वाला बना दिया। स्थायी निवास की शुरुआत हो गई। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के लहुरादेव में हमें खेती का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। और मेहरगढ़ में भी बस्तियां मिली हैं। और कश्मीर के बुर्जहोम और गुफकराल में जो गर्त निवास मिले हैं, जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर बनाए गए घर, पिट ड्वेलिंग। हाँ, और साथ ही मिट्टी के बर्तनों का निर्माण भी शुरू हो गया था, क्योंकि अनाज रखने के लिए बर्तन तो चाहिए। लेकिन एक सवाल है, क्या बुर्जहोम में इंसान के साथ कुत्ते को दफनाना या गुफकराल में बकरी को दफनाना ये दिखाता है कि इंसानों में भावनाओं और संस्कृति का विकास हो रहा था? बिल्कुल। ये इस बात की पुष्टि करता है कि मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास यहीं से शुरू होता है। इंसान को लगता था कि अगले सफर में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। वाओ! और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। कर्नाटक के संगनकल्लू के राग के टीले देखिए, या तुर्की की कैटलहुयुक जैसी बस्तियां, ये एक वैश्विक विकास था। इंसान के पास अब घर था, खाना था, बर्तन थे। लेकिन पत्थरों से मिट्टी खोदने और पेड़ काटने में अभी भी बहुत मेहनत लगती थी। तभी इंसान के हाथ लगी एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ बदल दिया, पहली धातु, तांबा, कॉपर। बिल्कुल। और हम आ गए ताम्र पाषाण काल में। चाल्कोलिथिक एज। ये वो काल था जब पत्थर और तांबे दोनों का उपयोग एक साथ होता था। पूर्णतः ग्रामीण समुदाय, जहां लाल और काले मिट्टी के बर्तन बनते थे, ब्लैक एंड रेड वेयर, और अस्थि कलश दफनाए जाते थे। जी। अलग अलग संस्कृतियां पनप रही थीं। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति, जिसका दाइमाबाद सबसे बड़ा स्थल है। राजस्थान में आहार संस्कृति, जहां गिलुंड में अग्निकुंड मिले, और मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा संस्कृति। लेकिन यहाँ मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य होता है, ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी थे और बाद में भी रहे। हाँ, लेकिन इन्होंने शहरीकरण नहीं अपनाया। इनके पास धातु थी, पर ये ग्रामीण ही रहे। ऐसा क्यों? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या तकनीकी प्रगति, जैसे धातु का मिलना, हमेशा जीवन शैली को तुरंत बदल देती है? मुझे तो लगता था हाँ। जरूरी नहीं है। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियां एक ही समय में पनप रही थीं। शहरीकरण के लिए सिर्फ धातु नहीं, एक जटिल व्यवस्था की जरूरत होती है। अच्छा। माला या जोरवी जैसी संस्कृतियां अपने पर्यावरण के साथ एक संतुष्ट संतुलन बना चुकी थीं। उनका ग्रामीण ढांचा काफी था। मतलब
प्रगति का मतलब हमेशा बड़ी इमारतें बनाना नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये सच में कमाल की बात है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक शक्तिशाली निचोड़ निकालें, तो पाषाण काल केवल पत्थरों का काल नहीं था। यह हम मानव के निरंतर सीखने, इवोल्यूशन और प्रकृति के साथ ढलने यानी अडेप्टेशन की कहानी है। एकदम सही। लेकिन चलते चलते मैं एक बहुत ही गहरा विचार रखना चाहूंगी। आज हम डेटा और सिलिकॉन चिप्स के युग में जी रहे हैं। यही हमारी धातु है। बिल्कुल। लेकिन हजारों साल बाद जब भविष्य के पुरातत्वविद हमारी सभ्यता की खुदाई करेंगे, तो उन्हें हमारे कूड़ेदानों और कंक्रीट के जंगलों से हमारे बारे में क्या पता चलेगा? सोचने वाली बात है। क्या हम भी उनके लिए सिर्फ एक नया प्लास्टिक काल बनकर रह जाएंगे? सच में ये विचार बहुत सोचने पर मजबूर करता है ना? चलिए, इतिहास के इस पन्ने को यहीं छोड़ते हैं। आगे भी अतीत की इन गहराइयों में गोते लगाते रहेंगे।